हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की पिछली वीडियो आई एम श्योर तुमने देख ली होगी और उसमें कोई डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, कम्युनिकेट कर देना, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो आज हमारी इस चैप्टर की सेकंड एंड फाइनल वीडियो है ना। जो आपने पिछली वीडियो देखी वो इसमें एक पार्ट, जो जितने पार्ट्स थे हमने कवर कर लिए हैं। आज की सेकंड वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट करना मत भूलना, कम्युनिकेट करते रहना। और एक चीज ध्यान रखना, वीडियो के स्टार्ट में ही बोल देता हूं, लर्निंग टेक्स टाइम। बात करेंगे इसके बारे में आगे। अभी बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या, नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है। नेचर का मतलब क्या है भाई, किस टाइप का होता है, और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब सिंपली क्या है, इंपॉर्टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप ये मान के चलो टू अ सर्टेन लेवल, ये फिक्स है कि इसमें से एग्जाम में आता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हर किसी भी बिजनेस के हर कोने में मैनेजमेंट की जरूरत होती है और मैनेजमेंट होती ही होती है। लेकिन इस मैनेजमेंट को थोड़ा और एफिशिएंट करने के लिए ना 3 स्टेजेस में बांट दिया गया है। ठीक है, 3 स्टेप में बांट दिया गया है। नंबर 1 पे आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, नंबर 2 पे आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और नंबर 3 पे आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। 3 लेवल पे मैनेजमेंट है। इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं ना, तो ये तुम्हारे घर में भी हो रहा है। समझ रहे हो कैसे? हमारे घर में 3 कैटेगरी बांटता हूं मैं। देखो, नंबर 1 हमारे पापा, ठीक है, नंबर 2 हमारी मम्मी, नंबर 3 हम। जो पापा है ना, वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है। जितना भी फाइनेंस चाहिए होता है, जो भी बड़े बड़े प्लान्स बनाने होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है मेनली बिजनेस को लेके या घर को लेके, वो कौन लेते, किसको लेने होते हैं? पापा को, क्योंकि फाइनेंस वहां से आने वाला है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच की कड़ी, मम्मी। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुम्हें कोई भी चीज चाहिए होती है, मान लो तुम्हें बाइक चाहिए, तो सीधे पापा से बोलने की हिम्मत तो होगी नहीं, तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे मिडिल लेवल के पास। किसके पास? मम्मी के पास। मम्मी अब उसको तिकड़म घुमा घुमा के ले जाएगी टॉप लेवल तक, है ना। फिर उसको किस तरीके से काम निकलवाना, कैसे काम करवाना है, वो मम्मी का काम हो गया। और तुम हो गए लोअर लेवल। अब मम्मी ने बात की वहां पर कि भाई बच्चे को बाइक चाहिए, कैसे होगा? तो उधर टॉप लेवल ने एक शर्त रख दी कि अगर इसने इस क्लास में इतना स्कोर कर दिया तो ठीक है भाई। अब वहां का जो मैसेज है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी तुम तक पहुंच गया कि अगर तू इस क्लास में 80-90% ले आएगा तो तेरे को बाइक मिल जाएगी। अब तुम क्या करोगे? लोअर लेवल मैनेजमेंट इस हिसाब से काम करोगे कि भाई मेरे को 80% लाने, 90% लाने, ताकि मेरे को बाइक मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी एक चेन होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हमारे घर में ही है ये, समझ रहे हो? तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, रिलेट कर पाओगे अभी जब मैं बात करूंगा और रिलेट कर पाओगे। बस ध्यान रखना, टॉप लेवल कौन है हमारे घर में? मुखिया ऑफ द फैमिली, पापा। मिडिल लेवल में कौन है? मम्मी, जो कि सारी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हैंडल कर लेती है। किसको? किसकी प्रॉब्लम्स? टॉप लेवल की भी और लोअर लेवल की भी। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, ठीक है, लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट वाले लोग। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले क्या है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वर्क्स एट एवरी स्टेज, बट इन ऑर्डर टू बी मोर स्पेसिफिक मैनेजमेंट हैज 3 लेवल विच आर एज फॉलोज। 3 लेवल है। नंबर 1 टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल में कौन आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओज, जो टॉप लेवल के होते हैं ना, जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी बड़े डिसीजंस है वो इनको लेने होते हैं। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर बेसिकली द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस की इमेज है, बिजनेस का फेस है, इनके नाम पे मेनली काम हो रहा है कि इसका मालिक ये है। क्योंकि आप मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को थोड़ी जानते हो, आप जानते हो टॉप लेवल को। बात समझ में आ रही है? तो इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन विच आर एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। इनको लीड करना है, इनको डायरेक्ट करना है कि किस डायरेक्शन में काम होना है, ये इनका काम होता है। बात समझ में आ रही है? तो फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ एटसेट्रा, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, क्योंकि बिजनेस के जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो इनको ही लेने होते हैं। समझ में आ रही है? या आप कह सकते हो जो फाइनल डिसीजंस होते हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, वो इनको लेने होते हैं। इनके मेन फंक्शंस क्या है? देखो, डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। मेकिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जाएगी ताकि वो बिजनेस ओरिएंटेड हो, सोसाइटी ओरिएंटेशन, ताकि वो बिजनेस के रिगार्डिंग अच्छे हो, ताकि वो सोसाइटी के लिए भी अच्छे हो, हमारे एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छे हो। मतलब ये सारा कुछ इनको ध्यान रखना होता है। अरेंजिंग फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज, फाइनेंस और जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो सारे कौन अरेंज करेगा? ये अरेंज करेंगे। ठीक है, कनेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ही फेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ये जाके और ऑर्गेनाइजेशन को कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, उनका फेस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल के बाद है लेकिन लोअर से ऊपर है, ठीक है। तो क्या है, दे आर द लिंकिंग पेन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्या बताया मैंने कि तुमको बाइक चाहिए तो तुम सीधा पापा से बोलने में हालत खराब होती है, तो तुम मिडिल लेवल पे जो मम्मी है उनको बोलोगे आप जाके, और वो अब चीजों को इस तरीके से घुमाएंगे कि तुम्हें बाइक मिल जाएगी। टेंशन मतलब उनके कान में डाल देना तुमने मिडिल लेवल में, वो अपना काम कर लेंगे, कैसे करना वो उनको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो तुम्हारे लिए घर में हमारे मिडिल लेवल पे कौन काम कर रहा है, मम्मी, क्योंकि वो टॉप लेवल को और लोअर लेवल को कनेक्ट करके चल रहे हैं, दोनों का ध्यान रख के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस तक, इसके बाद उस तक पहुंचाने का काम करें और चीजों को सिंप्लीफाई कर रही है इजीली, ठीक है। तो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए उनको एग्जीक्यूट कराने का काम कौन है, कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल ने बोल दिया कि भैया 80-90% ले आएगा तो इसको बाइक दिला दूंगा। अब मम्मी का काम है तुम्हें मैनिपुलेट करना कि भाई देख, अगर तेरे को बाइक चाहिए तो 90% तेरे को लाने पड़ेंगे, ध्यान रखियो। अब वो तुम्हें मोटिवेट करते रहेंगे, बार बार बोलेंगे बाइक चाहिए बेटा, बाइक चाहिए बेटा, वो तुम्हें रिमाइंड कराते रहेंगे क्या करना है ना। तो उनका काम निकलवा रहे हो और तुमसे काम करवा रहे हो, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से तो टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है वो, सेल्स हेड, प्रोडक्शन हेड एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस होते हैं उनमें हर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब इतना बड़ा बिजनेस होता है तो एक अकेला मैनेजर चला नहीं सकता बिजनेस को, तो हर डिपार्टमेंट को एक लीड दे दिया जाता है, एक मैनेजर दिया जाता है और वो मिडिल लेवल पे काम करता है बिजनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, इनके मेन फंक्शंस क्या है, मेकिंग प्लान फॉर दी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट के प्लान्स बनाते हैं, किस लिए, ताकि वो टॉप लेवल की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल ने प्लान बनाए हैं उनको इंटरप्रेट करना और इजीली प्रेजेंट करना है किसके सामने, जो इस काम को करने वाले हैं, यानी लोअर लेवल तक उस मैसेज को कन्वे करना इन सच अ मैनर कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए या उस कैटेगरी के लिए, ठीक है। मेकिंग कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन यानी एकजुट होके मिलजुल के, तो अगर सिंपली मैं आपको कोऑर्डिनेशन की बात करता हूं, आप कह लो कि तालमेल, सहभागिता जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो मिलजुल कर काम करना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो वो कोऑर्डिनेशन के बारे में काम कौन करता है, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज ऑफ देयर डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, जो अपने खुद के डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको मोटिवेट करना, उनका ध्यान रखना, उनसे काम कैसे निकलवाना है, ये सारा काम इनका होता है। लास्ट में आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है भैया, managers of this ground had to perform the task according to plans and policies made by the top level या middle level, है ना। मतलब मिडिल लेवल ने और टॉप लेवल ने जो जो पॉलिसीज बनाई है, उन्होंने तो पॉलिसी बना दी, प्लान बना लिया, अब इनको एग्जीक्यूट कौन करेगा कौन इसके लिए काम, वो करेगी लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। दे आर दी पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि बनाना तो इनको है ना, तो बनाना अगर इनको है तो इनका काम होता है कि जैसे कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हो, ये मेक श्योर करना होता है इनको, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, जो इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, ये सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और क्वालिटी चेक को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। मेनली होता है टॉप पे कौन है, जो बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, मिडिल पे कौन है, जो टॉप और मिडिल लेवल को मैनेज करके चल रहा है, बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट का हेड, और लोअर पे कौन है, जो कि ऊपर वाले दोनों लेवल के जो मैनेजमेंट है उनके लिए काम कर रही है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, सिंपल इज दैट, बात समझ में आ रही है, इतना ही सिंपल है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके मेन फंक्शंस क्या है, देखो, एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमारे जो फैक्ट्रीज में या प्रोडक्शन यूनिट में जो वर्कर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेट्स से कि भाई एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत अनहेल्दी है और वो कंप्लेन कर रहे हैं, खाना उनको अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये कंप्लेन किससे करेंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट से। वो मैसेज किसको कन्वे करेगा, मिडिल लेवल को, मिडिल किसको करेगा, टॉप लेवल को। तो इनका काम मेनली क्या होता है, जो लोअर लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कन्वे करना, पहुंचाना कहां तक, मिडिल लेवल तक। मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट बनने का काम यहीं पर हो रहा है, इनके अंडर हो रहा है, तो ये इनका काम होता है। ट्राइज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इनके सामने प्रोडक्ट बनने, प्रोडक्शन के सामने हो रहा है, तो ये मेक श्योर करते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करना और वेस्टेज को कंट्रोल करना, और हो सके तो खत्म करना। खत्म तो नहीं हो सकता पूरी तरीके से, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हो रहा है थोड़ा बहुत वेस्टेज तो होगा ही, लेकिन इनका काम होता है जितना ज्यादा ये कम कर सके। अब आप बोलो कि नहीं भैया आपकी घर में रोटी बन रही है तो थोड़ा भी आटा वेस्ट हो ही ना, होगा,
होगा ही होगा, है ना। सिमिलरली अगर बिजनेस में प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बन रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेस्टेज नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इनका काम होता है उसको कम से कम रखना। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री लेवल पे, उनकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, ये रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद दी वर्कर्स, इनका वर्कर के साथ क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, क्योंकि टॉप लेवल नहीं आता डायरेक्ट इनके पास, वो मिडिल लेवल पे जाएगा, मिडिल लेवल आएगा लोअर लेवल मैनेजर्स पे, लेकिन वर्कर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, दुविधा होगी तो कमेंट में लिख देना। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी भाई, लर्निंग टेक्स टाइम, तो अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि भाई बस मैं 5 मिनट की वीडियो देख लूं और मेरे को चैप्टर समझ में आ जाए, तो आई एम सॉरी टू से, बट ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि लर्निंग का बहुत सिंपल सा फंडा है। लर्निंग की एक इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड टाइम। अगर आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते बच्चों, समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो टाइम दो, समझो, अभी तो एंटर ही हो 12th क्लास में, है ना, तो टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 12th का रिजल्ट मैटर करता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, 12th के मार्क्स आपको मैटर करेंगे, ठीक है। और मार्क्स से भी ज्यादा नॉलेज मैटर करेगी, ये भी बता दूं आपको। ऐसा नहीं कि बस मार्क्स मार्क्स मार्क्स, नो, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। जब कल को तुम अपना बिजनेस करोगे, कल को तुम मिलियनेयर बिलियनियर बनोगे, तो उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, और वो ये बेसिक है, ये स्टार्ट है उसकी आपके लिए। बात समझ में आ रही है। तो मेक श्योर, बी श्योर कि तुम अपना सही टाइम इन्वेस्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करना है। 5, 7, 10 मिनट वाली वीडियोस मत देखो, समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए एक डोपामिन का काम कर रहे हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए खुशी तो दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत देने वाले हैं। ऐसा मत करो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, टाइम इन्वेस्ट करो, अच्छे से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो है मैनेजमेंट इज व्हाट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। आपको मैं पहले आर्ट और साइंस में डिफरेंस बता दूं, तो आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखो, आर्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि कभी भी जब किसी भी काम को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं ना, तो आर्ट है। और साइंस क्या है कि उसको किया सिस्टमैटिक तरीके से ही जाएगा, यानी एंड गोल विल बी सेम, एंड गोल सेम रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो साइंस है। यानी कि अगर मैं बात करूं पढ़ाई करने की, तो पढ़ाई करने का सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, समझ रहे हो। कोई ऐसे लेट के बैठ के पढ़ रहा है, देख के पढ़ रहा है, कोई लेट के फोन देख के पढ़ रहा है, कोई वॉक करके पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है तो उसको समझ में आता है, कोई सुबह सुबह उठ के पढ़ता है उसको समझ में आता है। तो पढ़ने के तरीके अलग अलग है। तो यानी कि पढ़ाई करना एक आर्ट है, समझ लो। लेकिन सिस्टमैटिकली बार बार पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो आप कैसे भी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो ये साइंस है। यानी कोई दूसरा तरीका तो नहीं है मार्क्स लाने का पढ़ाई करने के अलावा। तो पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। तो पढ़ाई करने के तरीके अलग अलग है, तो ये आर्ट है, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा, ये साइंस है, समझ लो। तो व्हेन डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू डू अ थिंग, टू डू अ वर्क, इट इज आर्ट। बट एंड गोल अगर सेम है तो वो साइंस है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर तुम क्रिकेट लवर हो तो वो भी बता दो तुम्हें। देखो, बॉल बाउंड्री के पार जाएगी तो ही 4 होंगे, ये साइंस है। लेकिन बाउंड्री के पार पहुंचाने के तरीके बहुत सारे अलग अलग है, तो वो आर्ट है। विराट कोहली का कवर ड्राइव से चौका चला जाता है ना, और सूर्य कुमार यादव स्कूप मार के चौका मार देता है। तो बाउंड्री जाना एक साइंस है, क्योंकि जब रोप पार होगी तो ही बाउंड्री होगी, ये साइंस हो गया, ठीक है। लेकिन उसको बाउंड्री के पार पहुंचाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये आर्ट हो गया। बहुत सिंपल है। तो जब किसी काम को करने के तरीके अलग अलग होते हैं तो वो आर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एंड गोल एक रिजल्ट सेम है तो वो तुम्हारा साइंस होगा। मतलब सिस्टमैटिकली काम को करते जब, तो वो साइंस हो जाता है, ठीक है। और अलग अलग तरीके हैं तो इस काम को करने के, तो वो क्या होता है, आर्ट होता है, ठीक है। एज इट कंटेन्स मेनी फीचर्स ऑफ आर्ट सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन ही वो बात है जो मैं आपको कह रहा हूं कि हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई एम्प्लॉयज को डांट के काम करवा लेता है, कोई एम्प्लॉयज से प्यार से काम करवा लेता है, कोई एम्प्लॉयज को कुछ खिला पिला के काम करवा लेता है ना, तो कोई डरा धमका के काम करवा रहा है, तो ये आर्ट है। लेकिन एम्प्लॉयज को काम करना ही पड़ेगा, तो ये साइंस है। वो गोल अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज को काम करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये साइंस है। लेकिन उस काम करवाने के तरीके अलग अलग हैं, ये आर्ट है। सिंपल है ना। तो बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये फीचर्स बताते हैं कि इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो ये आर्ट हो गया। लेकिन इट कंटेन्स फ्यू फीचर्स ऑफ साइंस सच एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज। सिस्टमैटिकली काम करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात।
या फिर प्रिंसिपल्स आर बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, कि ये सब चीजें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चली हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तब पता चली है कि ये करेंगे तो ही ये चीज होगा, तो वो साइंस है। तो जब किसी काम को करने के तरीके अलग अलग है वो आर्ट है, लेकिन वो सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा तो वो साइंस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा इस चैप्टर का आ जाता है लास्ट टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में एक चीज है, एक टर्म है कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में इसकी अनुपस्थिति में, इसकी गैर मौजूदगी में, इसकी एब्सेंस में मैनेजमेंट नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। सही है, तो ध्यान से सुनना जरा। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का बहुत सिंपल सा मतलब समझो तालमेल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप कह लो, या मिलजुल का काम करना, एकता, यूनिटी, बहुत सारे टर्म्स है इसके लिए। लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपली मैं कहूँ कि मिलजुल के काम करना, एक डायरेक्शन में काम करना। समझ रहे हो? तो देखो ध्यान से क्या है, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू दी ब्रिंगिंग टुगेदर दी एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी टू देम। हार्मोनी का मतलब होता है एकता। समझ रहे हो? एकता मतलब यूनिटी। इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज ट्रीटेड टू बी एन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन नहीं है, ये नीड ऑफ द मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में ये नहीं कि ये एक पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, ये जरूरत है मैनेजमेंट की, इसके बिना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती है। समझ में आ रही बात? आपके पास बहुत सारे स्किल्ड मैनेजर्स हैं, लेकिन वो मिलके काम ही नहीं कर रहे, तो उनका जो म्यूचुअल गोल है वो तो सेम हो ही नहीं पाएगा ना। फिर मतलब है वो स्किल्ड, बहुत स्किल्ड है, मतलब उनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन वो अपने में ही है। समझ रहे हो? तो जब दो क्वालिटीज मिलेंगी तभी तो किसी म्यूचुअल गोल को पूरा कर पाएंगे ना। मैं अपने आप में स्किल्ड हूं, एक टीम में बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन दोनों मिलकर अगर इंडिया या किसी एक टीम के लिए नहीं खेल रहे तो अपने आप में कौन क्या ही कर लेगा? विराट कोहली अपने घर में चौके मारेगा क्या? या बुमराह अपने घर की दीवारें तोड़ेगा बॉलिंग करके? नहीं ना, तो उनको म्यूचुअली काम करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो आप? तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। समझ गए? सिंपल। तो it is a necessary function of every manager in organization as various departments who are working separately must be integrated in order to get the required result। कि required result के लिए इनको integrate करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा ताकि mutual goal को achieve किया जा सके। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज essence of management। तो ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन जो है ना essence है, नीड है, जरूरत है, बहुत जरूरी है। मतलब इसके बिना आप ये समझ लो कि मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। तो इट इज समथिंग दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। इसेंस, नीड, जरूरत, आवश्यकता। समझ गए? तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस के किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, हर लेवल पे इसकी जरूरत होती है। ठीक है, ये नहीं कि टॉप लेवल अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, लोअर लेवल वाले अपने मस्ती में घूम रहे हैं, मिडिल लेवल अपने मस्ती में घूम रहा है, और मिलके म्यूचुअली काम ही नहीं कर रहे हैं, तो किसके लिए काम कर रहे हो भैया? तुम्हारा म्यूचुअल गोल ही नहीं है। जब सब अपने अपनी हवाबाजी में हो तो म्यूचुअल गोल तो अचीव नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलके सारे काम करें, कोऑर्डिनेट होकर काम करें एक दूसरे के लिए। ठीक है, नेसेसरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का बहुत नेसेसरी फंक्शन है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, बहुत सिंपल है, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस होता है, यानी आपको मिलजुल के काम लगातार करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन तो मिलकर काम करें, अगले दिन लड़ाई कर रहे हैं, फिर मिलकर काम कर रहे हैं, फिर लड़ाई कर रहे हैं, इससे काम नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब है कि ये हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। बिजनेस के हर, जैसे मैंने अभी क्या बताया ऊपर कि टॉप लेवल पे भी जरूरी है, मिडिल लेवल पे भी जरूरी है और लोअर लेवल पे भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस में परवेसिव है, यानी हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल में तो बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन लोअर और मिडिल वाले जो आप आपस में लड़ मर रहे हैं, तो बिजनेस हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट। इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड मतलब मिलजुल कर, जुड़कर काम करना, है ना। तो ये इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट होता है। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज ट्राइज टू इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ अ पर्सन इन वन डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, रीच आउट करने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ता है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में इंटीग्रेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करके चले।
ठीक है, तो ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट ओनली अ फंक्शन बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर ऑफ एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल मैनेजर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम्हारा काम है, जिम्मेदारी है कि तुम वर्कर्स के बीच में आपस में बना के रखो और म्यूचुअल गोल को एक्वायर करो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखो इंपॉर्टेंस है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो अलग अलग माइंड वाले बंदे आएंगे, अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले बंदे आएंगे, है ना। तो वहां पर मैनेज का रोल बहुत बढ़ जाता है और कोऑर्डिनेशन का रोल तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है कि अलग अलग दिमाग वाले थॉट प्रोसेस वाले लोगों को मिलकर काम करना है। अब तो अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बिजनेस का गोल किसी भी हाल में अचीव नहीं हो पाएगा। हैं वो बड़े स्किल्ड लेकिन वो इनमें टुगेदरनेस ही नहीं है ना, हार्मोनी नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या वो बिजनेस को डिजायर्ड जो भी चीजें चाहिए बिजनेस को वो दे पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे वो, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशलाइजेशन, ठीक है। व्हेन अब इसमें क्या है, देखो जब अलग अलग स्पेशलाइज्ड बंदे आएंगे तो हर कोई अपने आप में तोपची होगा, हर कोई अपने आप में चौधरी होगा। उन अलग अलग चौधरियों को मिलाकर काम करेंगे तो बिजनेस को एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये काम कौन कराता है? कोऑर्डिनेशन ही करा सकता है। मतलब जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन होगा तो समझ लो आप हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड, एक स्किल्ड बंदा लेके आओगे। अब वो स्किल्ड बंदा अपने आप में चौधरी है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितने चौधरी हैं, कितने 30 मार्क आए। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो सारे के सारे 30 मार्क मिलके एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं बिजनेस की सक्सेस के लिए, या वो अपनी ईगो में ही है, अरे मैं तो इतना स्किल्ड हूं, मैं इससे क्यों बात करूं और इसका काम में मैं क्यों घुसूं। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना आपको इस बात का, ठीक है। तो व्हेन नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट आर एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन देन द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन आल्सो मैक्सिमाइज एज ईच स्पेशलिस्ट वर्क इन मैनर ही थिंक्स बेस्ट। क्योंकि हर को सोचेगा मेरा काम तो बेस्ट है जी, जो मैं कर रहा हूं वही बेस्ट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इन ऑर्डर टू लेट देम वर्क इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द एफर्ट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि सबके काम डिफरेंट है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग है ना। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जो अलग अलग काम कर रहे हैं उन अलग अलग कामों को एक जगह एकजुट करके बिजनेस की जो गोल ओरिएंटेशन है उसकी तरफ बढ़ाना है, ठीक है। बिजनेस के गोल की तरफ लेके जाना है अलग अलग फंक्शंस को। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट एंड ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन इट्स ओन ऑब्जेक्टिव ओनली, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल मस्ट बी यूनाइटेड। तो इंपॉर्टेंट है कि इनको यूनाइट कर दिया जाए। समझ में आ रही बात? आई थिंक वी आर वेरी वेल डन विद दिस चैप्टर। इसका सेकंड पार्ट आज खत्म होता है और इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा पूरा खत्म होता है। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा हो तो कमेंट करके बता देना। आपकी जो भी नीड होगी उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। कम्युनिकेट करते रहो बच्चों, कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। फीडबैक देते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, कोई आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं तो कमेंट करके बताओ, सो दैट हम थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें, है ना। क्वालिटी कंटेंट है, इससे बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, बट स्टिल अपनी अपनी टेस्ट है। कोई दिक्कत हो कमेंट करो, इसको और इंप्रोवाइज किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि स्कोप ऑफ इंप्रोवाइजेशन इज ऑलवेज देयर, है ना, किसी भी चीज में, है ना। तो बस ध्यान रखो। इसके बाद बात आती है, चैप्टर तो समझ में आ गया कि अब याद कहां से करोगे? याद करोगे तुम नोट्स से। अब नोट्स के लिए तुम कर रहे हो 3 बुक का यूज। आई एम श्योर पूनम गांधी हो सकती है, आर.के. सिंगला हो सकती है, एनसीईआरटी हो सकती है। तीनों में से कैसे भी पढ़ लोगे। क्या हो कि अगर ये तुम्हें तीनों की तीनों नोट्स एक ही जगह पे अंडर वन बेल्ट मिल जाए, एक ही जगह पर तीनों बुक्स के निचोड़े हुए नोट्स एक ही जगह पर मिल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा? तो मजे ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है हमारा, इस पर जाओ और हमें डीएम करो नोट्स। सिर्फ इतना करना है तुम्हें, NOTES नोट्स डीएम करो, तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी। उस लिंक को क्लिक करना, एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी तुम्हें, बस सिंपली तुम ड्राइव पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे और ड्राइव पे ये तीनों बुक का निचोड़ नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहां से समझो, वहां से डाउनलोड करके याद करो। कमेंट करना मत भूलना, अप्रिशिएट करना मत भूलना अगर वीडियो तुम्हारे मतलब की है, तुम्हें पसंद आ रही है और तुम्हें किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो। और अगर कोई डाउट हो तो डाउट पूछना भी मत भूलना। और अगर कोई और चैप्टर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो भी लिखना मत भूलना। बट कमेंट करते रहो, कम्युनिकेट करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।